बस डायरेक्ट है तो उसमें डायरेक्ट, सब कुछ सही दिया है जो आप पढ़ा रहे हो। ओके ओके फिर ठीक है। ओके, फिर आ जाओ क्लॉज 2 पर, द नॉन परमानेंट, देखो आप लोग आर्टिकल 23 के, द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर। रखा क्वेश्चन, चाहे आप यूपीजे दोगे। अच्छा ये चीज और भी बता दूं मैं, ठीक है, ये यूएन चार्टर यूपीजे में भी आता है और उत्तराखंड में भी आता है। तो चाहे भी आपको यूपी देना हो कल को, चाहे आपको उत्तराखंड देना हो, सेम क्वेश्चन आते हैं। ये पेट क्वेश्चन है कि नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर। ऑप्शन रहेगा 2 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर। तो इसको रख के लिखा एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए, नॉन परमानेंट को 2 साल के लिए। In the first election of non-permanent member after the increase of membership of the Security Council from 11 to 15, two of four additional members shall be chosen for a term of 1 year. नहीं पूछता. A retiring member shall not be eligible. ये देख लीजिए, ये लास्ट लाइन, a retiring member shall not be eligible for immediate, मतलब कोई रिटायरिंग, बहुत सारे कंडीशंस हैं उन पर, shall not be eligible for immediate re-election। इसको बस एक लाइन है, मान लो कभी पूछ लिया, इसको ध्यान रखना। ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव वन रिप्रेजेंटेटिव, इसको भी आपको एकदम फिक्स दिमाग में रखना है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव एक, जनरल असेंबली में कितने थे याद मैम है? 5 5 मेंबर। थे। 5 जनरल असेंबली में 5 थे, जब हम सिक्योरिटी काउंसिल में आएंगे तो 1 है। वोट देने का कितना है? सिंगल वोट, ठीक है। 1। ये आर्टिकल 23, तो इसको आप लोग कर लीजिए। इसके बाद फंक्शन एंड पावर की बात आ जाइए। इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉम्प्ट एंड, अच्छा इसको अगेन आपको शेयर कर दें, आपके पास नहीं है। तो आर्टिकल 24 निकाल लीजिए। In order to ensure prompt and effective action by United Nations, its member confer on Security Council primary responsibility for maintenance of international peace and security। ये तो इतनी बार पढ़ लिया आप लोगों ने। And agree that in carrying out its duty under its responsibility, Security Council acts on their behalf। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल के बिहाफ पर काम करेगा। In discharging these duties, the Security Council shall act in accordance with the purpose and principle। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल जब लिखा था, आर्टिकल बताओ, जल्दी बताओ किस आर्टिकल में प्रिंसिपल की बात लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर सेकंड 2 में ही है, फर्स्ट 2 में पर्पस है, जी मैम में है। पर्पस है। यस, तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ईच ऑर्गन एंड द मेंबर्स, वहां पर लिखा हुआ है सब यूएन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है डिस्चार्जिंग ड्यूटी सिक्योरिटी काउंसिल शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी काउंसिल भी काम करेगा। द स्पेसिफिक पावर ग्रांटेड टू सिक्योरिटी काउंसिल फॉर डिस्चार्ज ऑफ दिस ड्यूटीज आर लेट डाउन इन चैप्टर। और वो ड्यूटीज इसमें बताई गई हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। ये आप, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा यहाँ से डायरेक्ट, आर्टिकल नहीं पूछेगा आपसे। सिक्योरिटी काउंसिल सेल सबमिट एनुअली, इसको ध्यान रखना, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी काउंसिल सेल सबमिट एनुअल एंड व्हेन नेसेसरी स्पेशल रिपोर्ट टू जनरल असेंबली फॉर इट्स कंसिडरेशन। तो सिक्योरिटी काउंसिल एनुअली, जनरल रूल ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल एनुअली रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? जनरल असेंबली को। और जनरल असेंबली उसके अकॉर्डिंग, आप देखना ना कि सारे ऑर्गन बजट वगैरह भी उन्हीं को पेश करते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल एनुअल रिपोर्ट जो है वो इनको देगा, आर्टिकल 3, वो सॉरी आर्टिकल 24 का सब क्लॉज 3। इसके बाद मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन अग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजन, इसको आप ऐसे जनरल पढ़ लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। हम आएंगे सीधे आर्टिकल 27 पर, इसको ऐसे वन रीडिंग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। 27 पर आइए, ये इंपॉर्टेंट है। ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 वोट, कर लोगे इसको। वोट की जब बात आएगी 1 वोट, रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो 5, याद रहेगा सबको। वोट सिंगल है हर कंट्री का, रिप्रेजेंटेटिव 5 हो सकते हैं। डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑन प्रोसीजरल मैटर शैल बी मेड बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। क्या बोल रहा है कि डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑन प्रोसीजरल मैटर्स, अगर कोई प्रोसीजरल मैटर है कि कैसा प्रोसीजर फॉलो होगा, उसमें शैल बी मेड बाय एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। एटलीस्ट 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 परमानेंट नॉन और 10 नॉन परमानेंट। इनमें से 9 वोट जो हैं वो इस प्रोसीजर के अफर्मेटिव, मतलब उनके फेवर में जाने चाहिए, तब वो चीज अप्रूव होगी। तो ये बोल रहा है आर्टिकल 27
डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑन प्रोसीजरल मैटर, कि प्रोसीजरल मैटर पर शैल बी मेड बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। कम से कम ये पीटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने अफर्मेटिव वोट चाहिए प्रोसीजरल मैटर के लिए, याद रखना 9 अफर्मेटिव वोट। आगे देखिए, डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ऑल अदर मैटर, प्रोसीजरल को छोड़कर अदर मैटर पर शैल बी मेड बाय अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 member, including the concurring vote of the permanent member, provided that in decision under, तो इसको बस ऐसे समझ लो कि ऊपर वाला जो लिखा है प्रोसीजरल मैटर पर, इसमें अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर लिखा है, लेकिन जो अदर मैटर्स होते हैं इनमें भी अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स है, यहाँ पर बस लिखा है इसमें, लेकिन इसमें परमानेंट मेंबर्स का इंक्लूड होना जरूरी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इसमें परमानेंट मेंबर्स, साफ साफ इंक्लूडिंग द कंकरिंग वोट्स ऑफ परमानेंट मेंबर। बस केवल यहाँ तक, आपको चैप्टर वैप्टर कोई मतलब नहीं है, केवल इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो आई थिंक ये आप समझ लोगे। प्रोसीजर थोड़ा सा देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है पीटी के लिए। The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously, इस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि वो continuously विदाउट ब्रेक आराम से उसको काम कर पाए। Each member of Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of organization, है ना, तो वहां पर उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर इफेक्टिव हो। सिक्योरिटी काउंसिल शैल होल्ड पीरियोडिक मीटिंग्स एट विच ईच ऑफ इट्स मेंबर में, कोई मतलब नहीं है पीरियोडिक मीटिंग्स वगैरह होंगी, इसको आप छोड़ सकते हो, मन करे तो एक अपनी तरफ से रीडिंग ले लेना। क्लॉज 3 देख लो इसका, द सिक्योरिटी काउंसिल में होल्ड मीटिंग्स एट सच प्लेसेस अदर देन द सीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज इन इट्स जजमेंट विल बेस्ट फैसिलिटेट इट्स वर्क। इसका भी कोई मतलब नहीं है ज्यादा आपके लिए। अब आप आ जाओ, मैं आपको फिर ग्रुप में भेज रही हूँ। पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, देखिए, द पार्टीज टू एनी डिस्प्यूट, रखिएगा चैप्टर 6 बात करता है the parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 33 ये बोल रहा है। पार्टीज क्या, एक्चुअली 2 कंट्रीज हैं ये, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिस्प्यूट है, इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री डिस्प्यूट है, इंडिया चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो 2 पार्टी मतलब 2 कंट्रीज हो गई, क्योंकि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट की बात करता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि डोमेस्टिक मैटर में तो यूएन इंटरफियर करेगा ही नहीं, ये तो डोमेस्टिक कंट्री है। जिसका अगर ऐसा लगता है कि डिस्प्यूट का नेचर इतना ग्रेव है कि जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को डेंजर कर सकता है, खतरा कर सकता है, तो सबसे पहले होगा कि उस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जिसे खतरा हो रहा है, उस डिस्प्यूट को सबसे पहले हम कोशिश करेगा यूएन कि उसको नेगोशिएशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू, इंक्वायरी, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, रिस्टोर टू रीजनल एजेंसीज अरेंजमेंट और अदर पीसफुल मीन्स ऑफ देयर ओन चॉइस। इसको आपको सारे जो मेथड्स हैं इनको एकदम आपको याद कर लेना है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है जैसे इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को खतरा है, तो यूएन क्या प्रोविजन करता है, यूएन प्रोविजन करता है कि उसका पीसफुल सेटलमेंट हो। पढ़ा था हमने इसके ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ आर्टिकल 33 में हमको एक्चुअली वो दिख गया कि हम नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन से, कंसिलिएशन से, अदर पीसफुल मेथड्स के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि वो संभल जाए मैटर, उस पर वॉर ना चढ़ जाए, ठीक है, ये यूएन का मेन ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए क्लॉज 2, याद कर लोगे आप लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना है इसको। द सिक्योरिटी काउंसिल शैल व्हेन इट डीम्स नेसेसरी कॉल अपॉन द पार्टीज, सिक्योरिटी काउंसिल अगर उचित समझे, शैल व्हेन इट डीम्स नेसेसरी, जहां उचित लगे सिक्योरिटी काउंसिल को वहां शैल कॉल अपॉन द पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट बाय सच मीन्स। अगर ये लोग अपने आप नहीं करें तो सिक्योरिटी काउंसिल दोनों पार्टीज को इस पर बीच में एक्शन ले सकता है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट पर सिक्योरिटी काउंसिल कॉल कर सकता है कि वो इन मेथड्स के थ्रू अपने मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इन 2 कंट्रीज के डिस्प्यूट से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा हो रहा
है कहीं ना कहीं, तो सिक्योरिटी काउंसिल उसमें इंटरफियर, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल उसमें इंटरफियर करेगा। आगे देखो आर्टिकल 34, ये बोलता है सिक्योरिटी काउंसिल में इन्वेस्टिगेट, तो 33 एंड 33 के दोनों क्लॉज आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। 34, द सिक्योरिटी काउंसिल में इन्वेस्टिगेट, अंडरलाइन करिए इसको आर्टिकल 34 को। तो सिक्योरिटी काउंसिल में ये डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल को उचित लगे, में इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट और एनी सिचुएशन व्हिच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन और गिव राइज टू डिस्प्यूट इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर द कंटिन्यूएंस ऑफ द डिस्प्यूट और सिचुएशन इज लाइकली टू एंडेंजर। तो ये भी कह रहा है कि देखो सिक्योरिटी काउंसिल को अगर ऐसा लगे कि क्या वाकई में ये डिस्प्यूट से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, क्या ये कंटिन्यू रहा ज्यादा दिन, तो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत टफ टास्क हो सकता है ना, पूरे ग्लोबल लेवल पर इसे अफेक्ट होगी, इकोनॉमी अफेक्ट होगी, है ना, लाइफ लोगों की अफेक्ट होगी, ह्यूमन राइट्स अफेक्ट होंगे, प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी। तो देखो जब कहीं वॉर छिड़ती है तो केवल वही 2 कंट्री नहीं, बहुत सारी चीजें उससे अफेक्ट होती हैं ग्लोबली, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। और जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNO है, इन सबका मतलब ऑब्जेक्ट ही था कि पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली, है ना, हम लोग एक कर ले, मार्केट एक हो जाए, है ना, कल्चर इधर से उधर, तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट यही था। तो यहाँ पर ये देख रहा है कि इंटरनेशनल, अगर सिक्योरिटी काउंसिल को ऐसा लगता है कि डिस्प्यूट ऐसा है, तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, पार्टीज को कॉल भी कर सकता है कि आप इसको नेगोशिएशन करके आराम से बातचीत करके इसको निपटा लीजिए। बताइए समझ आ रहा है सबको? जी मैम, जी मैम। आप इसको कहानी की तरह भी याद कर लोगे ना, मुझे लगता है अगर आप इसको सुन के भी जाओगे तो आपके UN के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, है ना, मतलब आपको एक आइडिया है तो आप इजिली उस चीजों को कर लोगे। नेक्स्ट आओ आर्टिकल 35 पर, ठीक, एनी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन में ब्रिंग एनी डिस्प्यूट, एनी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, कोई भी मेंबर वो खुद चाहे ना, देखो सिक्योरिटी काउंसिल तो कॉल कर ही सकता है, लेकिन अगर कोई मेंबर UN का चाहे तो मे ब्रिंग एनी डिस्प्यूट और एनी सिचुएशन ऑफ नेचर रेफर्ड, अगर आर्टिकल 34 वाला ऐसी सिचुएशन है जिससे इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, कोई पार्टी अगर चाहे, कोई कंट्री चाहे तो टू अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, मान लीजिए हाँ हमारी सिचुएशन खराब है लेकिन UN उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो हम चाहे तो अपने मैटर को खुद भी UN में ले जा सकते हैं। ये 35 कह रहा है कि कोई कंट्री चाहे तो ले जा सकती है। आगे, अ स्टेट विच इज नॉट अ मेंबर, अगर कोई कंट्री उसके मेंबर नहीं है, 193 मेंबर है लेकिन 193 कंट्रीज तो नहीं है, उससे ज्यादा भी है, तो अगर कोई कंट्री है जो UN की मेंबर नहीं है, अगर वो भी चाहे ना तो उसको भी अधिकार है, स्टेट विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ UN, याद रखना ये आ सकता है, not a member of United Nations may bring to the attention of Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accept in advance for the purpose of dispute the obligation of pacific settlement। तो क्या बोल रहा है, a state which is not member, underline करो, of United Nation, कोई कंट्री जो UN की मेंबर नहीं है, may bring to the attention, वो सिक्योरिटी काउंसिल का अटेंशन और जनरल असेंबली का कि ये डिस्प्यूट है और ये ऐसा है, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी इफेक्ट हो सकती है, कि आप इसको पैसिफिक सेटलमेंट का जो तरीका चैप्टर 6 में बताया गया है उस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। The proceeding of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this article will be subject to कोई मतलब नहीं। तो आर्टिकल 35, आर्टिकल 33, 34, 35 हो गया। देन आओ आर्टिकल 36 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो आर्टिकल 33 एंड 34 एंड 35 ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन 36 पढ़ लो, ठीक है, मैं भेज रही हूँ आप लोग के पास नहीं है। इसको आप लोग सेव भी कर लेना, ठीक है, आप पढ़ने के लिए अच्छा हो जाएगा। 36, द सिक्योरिटी काउंसिल में एट एनी स्टेज ऑफ डिस्प्यूट ऑफ द नेचर एफर्ड, अगर कोई जो आर्टिकल 33 में बताया है वैसा अगर किसी का डिस्प्यूट है और ऑफ अ सिचुएशन ऑफ लाइक नेचर, रिकमेंड अप्रोप्रिएट प्रोसीजर और मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, तो सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, वो बता सकता है उसको सिक्योरिटी में एट एनी स्टेज ऑफ डिस्प्यूट ऑफ द नेचर अगर है तो वो, और ऑफ सिचुएशन लाइक नेचर रिकमेंड अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, कि क्या अप्रोप्रिएट प्रोसीजर इसमें होना चाहिए, नेगोशिएशन होना चाहिए, आर्बिट्रेशन होना चाहिए, कोई अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का इंटरफेरेंस के थ्रू ये मैटर सॉल्व हो सकता है, तो वो उसमें बता सकते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल शुड टेक इनटू कंसिडरेशन एनी प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट व्हिच हैव ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, ये भी हो सकता है कि पार्टीज ने जो मैटर ऑलरेडी, अगर मान लीजिए उनके आपस में नेगोशिएशन चल रहा है बट उससे कोई निकला नहीं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया उसका, तो हम उसको कंसीडर करेंगे और हम कोई दूसरा ऑल्टरनेट देखेंगे इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए। In making recommendation under this article, the Security Council should also take into consideration
that legal dispute should, as a general rule, be referred by parties to International Court of Justice in accordance with the provisions of the statute of the court. तो क्या बोल रहा है कि in making recommendation, जब सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करेगी वेरियस मेथड्स, और हम उसके प्रीवियस मेथड्स को देखेंगे कि प्रीवियस किन किन मेथड्स को कंट्रीज ने ऑप्ट किया हुआ है, उसका क्या रिजल्ट आया। तो जब हम रिकमेंड करेंगे, मतलब जब सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, ठीक, तो वो इस चीज को जरूर ध्यान रखेगी कि एज अ जनरल रूल हम ये बात देखें कि ये मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रेफर कर दिया जाए, और वो वहां से जो भी उनके कोर्ट के जो भी स्टैट्यूट है, जो भी प्रोविजंस हैं, उनके अकॉर्डिंग वो मैटर डिसाइड हो। आगे आप इसमें पढ़ोगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी प्रोविजन है, तो उसको सिक्योरिटी काउंसिल, इस एक मेथड को भी सिक्योरिटी काउंसिल जरूर ध्यान रखेगा। इसके बाद आप आ जाओ सीधे आर्टिकल 38 देख लो। Without prejudice to the provisions of Article 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to dispute so request, make recommendation to parties with a view to pacific settlement of dispute। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि पैसिफिक सेटलमेंट की बात मतलब मेन फोकस। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि यूएन का मेन ऑब्जेक्ट क्या, अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो क्या, तो ऑब्जेक्ट है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, पीसफुल तरीके से सेटलमेंट हो, ना कि वॉर हो। इसके बाद चैप्टर 7 आइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। मान लीजिए पैसिफिक सेटलमेंट नहीं हो पाएगा तो एक्शन विद रेस्पेक्ट टू थ्रेट टू पीस, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड एक्ट ऑफ अग्रेशन। चैप्टर भी याद रखना है हमको, इसको चैप्टर 7 है। ये क्या बोला है आर्टिकल 39, ये कहता है सिक्योरिटी काउंसिल शैल डिटरमिन, सिक्योरिटी काउंसिल ही अल्टीमेटली चेक करेगा इस चीज को, यही ऑर्गन है, ये देखेंगे कि क्या द सिक्योरिटी काउंसिल shall determine the existence of any threat to peace, underline करो, breach of peace or act of aggression, and shall make recommendations। ये कह रहा है सिक्योरिटी काउंसिल shall determine कि क्या कोई वाकई में कोई खतरा है, ठीक है, इंटरनेशनल पीस को, या पीस ब्रीच हो सकती है, कोई अग्रेशन किसी कंट्री की तरफ से ऐसा हो रहा है ना, कोई वेपन ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई ऐसी चीज इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, कि वाकई में उससे इंटरनेशनल पीस को खतरा है, ब्रीच हो सकती है या धमकी मिल रही है। डिसाइड व्हाट मेजर्स, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है कि यस एक्चुअली इट्स अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, देन सिक्योरिटी काउंसिल कैन डिसाइड व्हाट मेजर्स शैल बी टेकन in accordance with article 41-42। actually article 41-42 में वो मेजर्स दिए गए हैं, बताए गए हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल ले सकता है, लाइक इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज कर देना कि आप जो ये वॉयलेटर है, ये यूएन चार्टर को वॉयलेट कर रहा है, आपके यहाँ पर ये चीजें नहीं जाएंगी दूसरी कंट्री, जैसे हम वी आर डिपेंडेंट, जैसे हम ऑयल के लिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, देयर आर सो मेनी ऑयल प्रोड्यूसर्स कंट्रीज, है ना, हम जहाँ से ऑयल लेते हैं, ठीक है, या आप गोल्ड ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, या गैस का ले लीजिए, एलपीजी ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, तो हम सेल्फ नहीं है कि हम सारी चीजें खुद से कर लें, ठीक। तो आर्टिकल 41 में जैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, और फिर फोर्स वगैरह भी है जो लगा दिया जाता है। तो एक्चुअली आर्टिकल 39 ये कह रहा है कि इट इज द सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच विल अल्टीमेट से वाकई में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा है। इफ यस, अगर वाकई में इस कंट्री के बिहेवियर से, उसके कंडक्ट से इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को खतरा है, देन इट इज द सिक्योरिटी काउंसिल हु विल डिसाइड, सिक्योरिटी काउंसिल ये डिसाइड करेगी कि इस कंट्री के अगेंस्ट हमें कैसे एक्शन लेने हैं। सो व्हाट मेजर्स शैल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद मेजर्स आर्टिकल 41-42 में बताए हैं, टू मेंटेन, हमें कैसे इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, ये अल्टीमेटली हमारी सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करेगी। मेरी बात समझ आई सबको 39? जी मैम। ओके, चलो ठीक है। तो देखो आप इसको प्रैक्टिकली देखो, जब कोई कंट्री है तो आप देखते हैं सारी कंट्री उसको एक तरीके, अदर कंट्रीज उसको एक तरह से बाइकआउट कर देते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर देखिए कंट्री क्या, जैसे भारत है, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या एक्ट करते हैं, एक तो डोमेस्टिक उनकी इमेज होती है कि भारत के अंदर उनकी इमेज क्या है, एक इंटरनेशनल फोरम पर उनकी इमेज क्या है, हम पाकिस्तान के साथ कैसा बिहेव करते हैं, एक तो हमारे भारत के लोग जानेंगे, और एक इंटरनेशनल फोरम जान रहा है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं।
और हम मनमाने तौर पर काम कर रहे हैं, हम दूसरी हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, हम इस तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट को हम मनमाना उनके ह्यूमन राइट वायलेट कर रहे हैं, हम रिफ्यूजीज के साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो आ रहे हैं हम उनके साथ कैसा, तो हर चीज का एक इंटरनेशनल ग्लोबली इमेज है, ये सब चीजें उन्हीं के लिए हैं। तो ये कह रहा है कि अगर किसी कंट्री का कंडक्ट ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है, जिसे एक्चुअली अब जैसे भारत में, भारत के नाम नहीं लेते हैं, मान लीजिए कुछ कंट्री, अब जैसे अफगानिस्तान की सिचुएशन बड़ी इस समय खराब है, ठीक है, अफगानिस्तान की बात अब मान लीजिए, या पाकिस्तान की मान लीजिए, लोग देख रहे हैं इंटरनेशनली दैट कंट्री इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, ये कंट्री टेररिज्म मतलब फंड प्रोवाइड कर रहा है या वहां ट्रेनिंग दे रहा है, सो यू आर वॉयलेटिंग द इंटरनेशनल, तो आप यूएन चार्टर को वॉयलेट कर रहे हैं और आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक तरीके खतरा कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर डिसाइड करेगा कि हम इस कंट्री के क्या अगेंस्ट कैसा एक्शन लें, हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दें इसके अगेंस्ट, या हमें एक्चुअली कुछ इनके अगेंस्ट कदम लेने की जरूरत है। दिखा है आप लोग को, याद है यूएसए ने किया था, किसी के यहाँ घुस गए थे और मार कर आए थे, याद है? जी मैम। है ना, पूरी फोर्स के साथ गए थे। सो ऐसा भी कर सकते हैं बहुत रेयर सिचुएशन में। खैर, तो आर्टिकल 39 ये बात कर रहा है। अब आर्टिकल 40 पर आ जाओ। अच्छा, आज हम अपनी क्लास में ये भी बता देंगे, मैं ये बताना भूल गई बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है। यूएन चार्टर आप एग्जाम देखिएगा, आप यूपी जुडिशरी का जब जीएस का पेपर दोगे ना, आप लोग को भी बता देना है, ग्रुप में भी बताएंगे इवनिंग में। आप यूपी जुडिशरी अगर आप लोग को देना है, तो यूपी जुडिशरी में एक जीएस का पेपर होता है, एक लॉ का पेपर होता है, दोनों जगह यूएन चार्टर आता है। जो लोग यूपीजे दे चुके हैं उनको पता होगा, दोनों जगह ये चार्टर आता है, तो ये आप अभी भी पढ़ लोगे ना तो आपको आगे काम आएगा। ठीक है, चलो खैर, 39 हो गया, 40 पर आओ। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन एग्रेवेशन ऑफ सिचुएशन, अब ये सिचुएशन और ज्यादा ग्रेव ना हो, और ज्यादा ना बढ़े, इसको प्रिवेंट करने के लिए द सिक्योरिटी काउंसिल में, अंडरलाइन द टर्म में, बिफोर मेकिंग recommendation or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deemed necessary or desirable. Such provisional measure shall be without prejudice to the right, claim, position of the party concerned. ऐसा नहीं है कि आप कुछ उनको ऐसा मेजर करने को बताओगे कि उनको कंप्रोमाइज करना पड़े पार्टीज को, नहीं। मतलब अगर मान लीजिए भारत पाकिस्तान का बॉर्डर इशू है, तो आप कुछ ऐसा नहीं उनको कंपल करोगे कि हम कॉम्प्रोमाइज करें, हम अपनी जगह छोड़कर चाइना को दे दे, नहीं। जो जेन्युइन है तो ऐसा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कराएंगे। तो राइट, क्लेम, पोजीशन ऑफ पार्टी कंसर्न जो है उनको ध्यान में रखा जाएगा। द सिक्योरिटी काउंसिल शैल ड्यूली टेक अकाउंट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई। इसको भी देखेंगे कि कितने प्रोविजनल मेजर्स को वो लोग ध्यान रख रहे हैं। खैर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 40 इज नॉट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 41 आप देखो। 41 ये कहते थे सिक्योरिटी काउंसिल, अच्छा इसको भेज दें ग्रुप पे ना, कुछ स्टूडेंट के पास नहीं है चार्टर, फिर आगे बढ़ते हैं। पूजा आप आए हो अभी आपके एडजस्ट में भी आ सकता है। यस मैम, इसलिए मैं अटेंड की, मैं एक्चुअली बाहर आ गई थी, मैंने कहा नहीं अटेंड करना जरूरी है क्योंकि जीएस तो हाँ उसमें आ सकता है। चलो आर्टिकल 41 पर आ जाओ। ये कहता है द सिक्योरिटी काउंसिल में डिसाइड व्हाट मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ, ये कह रहा है द सिक्योरिटी काउंसिल में डिसाइड व्हाट मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ आर्म फोर्स आर टू बी एम्प्लॉयड टू गिव इफेक्ट। अंडरलाइन करिए, कौन से मेजर्स, आर्म फोर्स की बात नहीं कर रहा है पहले ही, कौन से मेजर्स, इसमें आर्म फोर्स नहीं आएगा, टू बी एम्प्लॉयड टू गिव ए नेशन टू अप्लाई सच। These may include complete or partial interruption, अंडरलाइन करो। आर्म फोर्सेस नहीं होंगी 41 में, आर्म फोर्स का भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, इनको छोड़कर। कंप्लीट और पार्शियल इंटरप्शन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन एंड ऑफ रेल, सी, एयर, पोस्टल, टेलीग्राफिक रेशियो और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड दी सेवरेंस ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। बहुत अच्छा है, इसमें सैंक्शन इम्पोज की जाती हैं सर्टेन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, मतलब कह सकते हो बेसिकली इसमें इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट द वायलेटर। तो आर्टिकल 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे ये पूछ सकता है अंडर विच आर्टिकल सिक्योरिटी काउंसिल may impose economic sanction upon the violator। जो कंट्री वॉयलेट कर रहा है यूएन के प्रिंसिपल्स को, जो चार्टर को वॉयलेट कर रहा है, जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को वॉयलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो पहले तो आपको हमने देख लिया आर्टिकल 39 में कि, और पीछे भी देख लिया हमने, वेरियस मेजर्स ले सकते हैं। लेकिन 41 में इकोनॉमिक सैंक्शन, यहाँ पर क्या है, हमने आपको इंटरप्ट किया, मतलब जो दूसरी कंट्रीज से आप कुछ इंपोर्ट, जैसे पाकिस्तान है,
सो पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती होंगी, हमने सैंक्शन लगा दिए, कोई कंट्री उनको नहीं देगा या देंगे तो इतना हैवी कॉस्ट उसके ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया, तो ये आपके ऊपर एक सैंक्शन लग गया, बिकॉज यू आर दी वॉयलेटर, यू आर वॉयलेटिंग द यूएन चार्टर, आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हो। ये आप जो रूट्स हैं रेल एयर, यहाँ पर हमने कुछ कुछ आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दी, लिमिटेशंस लगा दी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपसे अच्छे नहीं रखे, है ना, आपको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया, मतलब इंटरनेशनली आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। 41 में ये है, समझ गए आप लोग इसका मतलब? आपके यहाँ कोई फोर्स नहीं, आपके यहाँ कोई युद्ध नहीं करने जा रहे हैं, आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दें। अब हमारे लोगों को अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा, बताइए गाड़ी कैसे, बताइए वहां के लोगों को क्या जवाब देगी वहां की सरकार? तो ये भी बेस्ट है कि लोगों पर इकोनॉमिक सैंक्शन ऐसी कंट्रीज पर लगा दीजिए, तो एक ये भी अच्छा काम करता है। इसके बाद 42 पर आइए। Should the Security Council consider that measure provided for in Article 41 would be inadequate or have provided to be inadequate, it may take। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को लगा कि भाई बात हाथ से निकल रही है, ये सैंक्शन लगाने का इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये वॉयलेटर मतलब करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो ये क्या कर सकता है? इट में टेक एक्शन बाय एयर, सी और लैंड फोर्स। समझ गए? यही किया था अमेरिका ने, किसको मारा था? ओसामा बिन लादेन को। यस, ये भी पावर है। सो एयरफोर्स के थ्रू उन्होंने एयर का यूज किया था, एयरफोर्स, एयर सी लैंड फोर्स के थ्रू में बी नेसेसरी टू मेंटेन और रिस्टोर। बहुत जरूरी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि ये कंट्री पूरे वर्ल्ड वाइड टेररिज्म को प्रमोट कर रही है, तो हम ये कर सकते हैं। इतनी पावर यूएन को है कि वो किसी भी कंट्री में घुसकर अपनी एयर फोर्स का इस्तेमाल करके, एयर सी एंड लैंड फोर्स तीनों का इस्तेमाल करना पड़े ना, तो भी करके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। 41 एंड 42 रट के जाना, क्वेश्चन डेफिनेटली रखा है यूके में। ये 41 एंड 42 देख पक्का मिलेगा आपको यहाँ से क्वेश्चन। सच एक्शन may include demonstrations, blockade and other operations by air, sea, land force of the member of United Nation। इसमें क्या क्या डेमोन्स्ट्रेशंस भी कर सकते हैं, ब्लॉकेड वगैरह भी आप कर सकते हैं। ये भी अंडरलाइन कर लो, ये पूछ लेगा किस आर्टिकल में है, तो बस टिक करके आ जाना 42 में, ठीक है। लेकिन में लिखा है, मतलब जहां पर लगेगा सिक्योरिटी काउंसिल को, ऐसा नहीं है कि कर ही देंगे, बहुत रेयर में, क्योंकि ह्यूमन राइट्स है, कमीशन, तमाम ह्यूमन राइट कमीशन है, क्योंकि जब भी यूएन ऐसा करेगा तो बहुत सारे इनोसेंट लोग भी होंगे जो इसका शिकार हो जाएंगे, तो तमाम ह्यूमन राइट कमीशंस भी आ जाएंगे, तमाम कंट्रीज आ जाएंगी अपने अपने इंटरेस्ट, तो बहुत रेयर में इसको यूज करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं। तो कहा जाता है अमेरिका के लिए, जब तक अमेरिका में वो नहीं हो गया था ना, कौन सा अटैक बताओ, सबको पता होगा, किस नाम से जानते हैं? 9/11 हाँ यस, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। जब उनके वहां हो गया तब इन्होंने ये एक्शन लिया कि अरे ये तो हमें टारगेट करने लगे, उससे पहले वो भी एक्शन नहीं ले रहे थे। तो खैर जो भी है, फिलहाल आप देखो कि ये पावर है। खैर आर्टिकल 43 पर आइए। ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू मेंटेन of international peace and security undertake to make available to Security Council on its call and in accordance with a special agreement or agreements armed forces। अगर यूएन को जरूरत पड़े कि फोर्सेस की नीड हो, तो जितनी भी कंट्रीज है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, अगर एक मतलब उनके पास फोर्स की कमी हो जाए, तो सारी कंट्रीज मिलकर उसमें हेल्प करेंगी। एंड फैसिलिटीज इंक्लूडिंग राइट ऑफ पैसेज नेसेसरी, जहां जिस तरह की नीड होगी उस तरह की मदद कंट्रीज करेंगी टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। और किस तरह की फोर्स देना है, आर्म फोर्स देना है, सी देना है, टेक्निकल एक्सपर्ट देने हैं, क्या देना है, वो आप वहां पर आर्टिकल 43 में ये बात करता है। बस क्लॉज 1। उसके बाद 44 थोड़ा सा देख लो। क्वेश्चन तो देखो, मैं जिस पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ कि आपके मन में ये ना रहे कि कहीं आएंगे तो यहीं से। 44, when the Security Council has decided to use force, it shall before calling upon the member not represented on its provide armed force in fulfillment। तो कहता है when Security Council has, जहां Security Council ने डिसाइड कर ही लिया कि फोर्स का यूज करना है, it shall before calling upon a member not represented on it to provide armed forces in fulfillment of obligation assumed under Article 43, invite that member if the member so desire to participate the decision of Security Council। अगर वो कंट्री खुद भी पार्टिसिपेट कोई करना चाहता है तो उसमें आप कर सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 46 थोड़ा सा देख लो। प्लान फॉर द एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्स शैल बी मेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल विद द असिस्टेंस ऑफ मिलिट्री स्टाफ कमेटी। ये क्वेश्चन आ सकता है, भेज रही हूँ।
46 देख लेना। प्लान्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्स कैसे, क्या, कितनी फोर्स रहेगी, तो ये जो है वो कैसे करेंगे, जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्लान होगा आर्म फोर्सेस के लिए, ये बनाया जाएगा विद द असिस्टेंस ऑफ मिलिट्री स्टाफ कमेटी। इसको देख लेना, थोड़ा सा पूछ सकता है पीटी में कौन, तो विद ऐसे लिख देगा विद द असिस्टेंस ऑफ जनरल असेंबली, विद द असिस्टेंस ऑफ नाटो, ऐसे कुछ कुछ करके रहेगा, तो आप इसमें ध्यान रखिए मिलिट्री स्टाफ कमेटी इसमें लगाइएगा। तो 47 बताता है देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड अ मिलिट्री स्टाफ कमेटी टू एडवाइज एंड असिस्ट सिक्योरिटी काउंसिल मिलिट्री रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस, जहां पर अगर सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ेगी द एम्प्लॉयमेंट एंड कमांड ऑफ फोर्स, तो वहां पर जो मिलिट्री स्टाफ कमेटी होगी वो इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल को लगे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसकी जरूरत है, तो वहां पर ये कर सकता है। बस इसके बाद अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 51, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, बाकी नहीं। आप क्लॉज 3 देख लेना जरा आर्टिकल 47 का, द मिलिट्री स्टाफ कमेटी शैल बी रिस्पांसिबल अंडर सिक्योरिटी काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ एनी आर्म, ठीक है, इसको एक लाइनर बस पढ़ लेना केवल। इसके बाद 51 पर आ जाओ। नथिंग इन द प्रेजेंट चार्टर शैल इम्पेयर द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल, भेज रहे हैं हम, इतना तो मिल गया होगा आपको इसमें। ये नथिंग इन द प्रेजेंट चार्टर शैल इम्पेयर द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये, खूब पूछा जा सकता है आपसे। तो मैं 51 का नेक्स्ट पेज भेज रही हूँ, 2 लाइंस आपने वहां देख ली होंगी। जब हम यूपी के लिए पढ़ते थे ना, ये मेरा खुद का ही पढ़ा हुआ है, अभी तक हटा नहीं था, बस टचवुड काम आ गया। सो 51 ये बोला नथिंग इन, ये जो प्रेजेंट चैप्टर में, क्या प्रेजेंट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट चैप्टर हमने 7 में देखा, हम चैप्टर 7 देख रहे हैं, इसमें कि एक्शंस लेने की बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल कैसे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा या एयरफोर्स, लैंड और सी फोर्स का यूज भी कर लेगा, हमने ये देखा। तो ये कह रहा है कि जब आप फोर्स का यूज करेंगे, बताइए कुछ इनोसेंट लोग होंगे उसमें, वो भी जाएंगे। ये कह रहा है कि उनका भी तो कुछ ह्यूमन राइट्स होंगे, उनके भी तो कुछ सेल्फ डिफेंस के राइट होंगे। तो ये कह रहा है कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इफ एन आर्म अटैक अकर अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measure taken by member in the exercise of right of self-defense shall be immediately reported to Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of Security Council under the present charter to take any time such action as deemed necessary in order to maintain or restore international security. काउंसिल तो ये कह रहा है सिक्योरिटी काउंसिल तो एम्पावर्ड है टू टेक नेसेसरी मेजर्स टू रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वहां के लोगों को भी ये राइट दे रहा है कि वो लोग भी, ठीक है, अपने सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बस यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि आर्टिकल आपको टिक करना होगा मे बी कि कौन सा आर्टिकल है जो ऐसा बात कर रहा है कि इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल, हर एक का इंडिविजुअल राइट है सेल्फ डिफेंस का, एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इफ एन आर्म्ड अटैक अकर अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन until the Security Council has taken measures necessary। तो उससे पहले भाई जब तक सिक्योरिटी काउंसिल कोई एक्शन ना ले, है ना, सिक्योरिटी काउंसिल कोई एक्शन ले रहा है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वहां के लोगों को, ठीक है, तो अटैक्ड स्टेट, जिस स्टेट के ऊपर आप यूएन भी मान लीजिए अटैक कर रहा है, उस स्टेट के लोगों का ये इनहेरेंट राइट है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके अधिकार आपने छीन लिए, नहीं, आप उस स्टेट के अगेंस्ट एक्शन एक्चुअली नहीं ले रहे हो, वैसे तो देखो तो स्टेट के अगेंस्ट ले रहे हो, लेकिन वो स्टेट में भी तो कुछ इनोसेंट लोग हैं जिनको वहां की सिटीजनशिप मिली हुई है, जो वहां रह रहे हैं, जो डोमिसाइल हैं, उनका क्या होगा, तो उनको सेल्फ डिफेंस का राइट तो डायरेक्टली पीटी में आएगा। ठीक है, बस आपको निकालना है क्वेश्चन, आपको कोई बताने वाला हो कि क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा, तो आप बस 51 में इतना याद रखना भाई कि एक आर्टिकल 51 है जो वहां के लोगों के राइट्स की बात करता है कि उनके राइट, उनके वहां के लोगों को सेल्फ डिफेंस का राइट है, इतना याद रखना बस। इसके बाद आप ये सब छोड़ दीजिए, 52 53 कोई मतलब नहीं है। चैप्टर 9 इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, इसमें बस आर्टिकल 56 देख लेना, आर्टिकल 56 थोड़ा सा
देखो थोड़ा सा तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर पता हो, तो अगर हम आर्टिकल 55 देखो तो ये कहते हैं विद अ व्यू टू क्रिएशन ऑफ कंडीशन of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect of principle of equal right and self-determination of people, the United Nations shall promote. तो इसको थोड़ा सा देख के जाना है। चैप्टर 9 को इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन की बात करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, ये कह रहा है यूनाइटेड नेशन क्या क्या प्रमोट करेगा, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। तो आप देखते हैं कितने सारे फंड वगैरह भी देते हैं, है ना, तो ये भी यूएन का काम होगा। इन पर भी आप सोचिए थोड़ा, इन पर भी टाइम देना है आपको कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, सोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल हेल्थ, इकोनॉमिक इंटरनेशनल अगर इकोनॉमिक इश्यूज है, मार्केट डाउन है, रेट बहुत हाई हो रहा है, या सोशल हेल्थ, सोशल इश्यूज है कुछ बहुत ज्यादा, ऐसे विक्टिम्स को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर, बच्चों की स्थिति को लेकर, है ना, हेल्थ का ले लीजिए, कोरोना ले लीजिए, तो देखिए कितना सारा फंड वगैरह की व्यवस्था किया है ना। इंटरनेशनली जैसे अगर इंडिया ने कोई वैक्सीन बनाया तो हम अदर कंट्रीज को हेल्प करेंगे, तो बिकॉज वी आर बीइंग द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। प्रॉब्लम्स कोई है अगर सोशल इकोनॉमिक, उनमें इंटरनेशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन होगा, हमारे बच्चे वहां जाएंगे, वो स्कॉलरशिप देंगे, हम यहाँ पर स्कॉलरशिप देंगे, है ना, तो इस तरह से कोऑपरेशन रहेगा। यूनिवर्सल रेस्पेक्ट होगा, हर जगह के लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन, सबको फ्रीडम होगी, रेस, लैंग्वेज, सेक्स, रिलीजन, इनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो 55 से क्वेश्चन आ सकता है ना, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको हर कंट्री के लोगों के ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन देंगे, कल्चरल और ये सब तरह का। तो आर्टिकल 55 में ये डिक्लेरेशन किया गया कि यूनाइटेड नेशन ये भी प्रमोट करेगा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तमाम सारे। देखिए इन लोगों की तभी तो कितने सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गए, यूनेस्को बोलो, यूएनएचआरसी ले लो, चाइल्ड का ले लो, फूड ऑर्गेनाइजेशन ले लो, इंटरनेशनल आईएफओ ले लो, है ना, इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन ले लो, और वर्ल्ड ट्रेड ले लो। तो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग पढ़ेंगे, नाटो वगैरह ले लो, है ना, इंटरपोल ले लो। तो देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर वर्किंग वेरी हार्ड टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। तो यूएन के ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, ठीक। तो यूएनएचआरसी कल्चर को तो आपने यूनेस्को बना दिया, करते हैं ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं, उसको प्रमोट करने की बात करते हैं। तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जो हम इनको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेकर चलते हैं। तो ये आर्टिकल 55 है, समझ आ गया सबको, बोलो, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 56 देख लो, ये कहता है ऑल मेंबर प्लेज देमसेल्फ टू टेक जॉइंट एंड सेपरेट एक्शन इन कोऑपरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीवमेंट। ये वही ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जिनको हम बार बार अभी बोल रहे हैं, ठीक है। ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि भाई जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, अंकटाड का नाम सुना, अंकटाड ये सब आता है, यही ऑर्गेनाइजेशन से मेरा सिलेक्शन रुका है। पता है रात मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, तकलीफ क्या है, याद आ जाता है, अपने दुख बताती हूँ आप लोग को। ऐसे ही मैंने कल, आप लोग होता है ना, जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट देख रही थी, नहीं यूएनएसको शायद मैं देख रही थी, आप लोग को पीडी पढ़ाना है, तो वहां पर जब आप फुल फॉर्म लिखते हो, जैसे अंकटाड आ गया तो लिखा है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मेरे मेंस में आया था ये एब्रिविएशन फुल फॉर्म, मैंने जल्दी में, मेंस का इतना प्रेशर होता है, मैंने केवल लिख दिया था यूनाइटेड नेशन। मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन रुका था जुडिशरी में, यूनाइटेड नेशन मैंने लिखा था। मतलब मेरी हाय लगे उस टीचर को, उस टीचर ने मुझे आधा नंबर नहीं दिया, उस टीचर ने मेरा कट कर दिया। मतलब लिटरली मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं बहुत रोई उस अपनी कॉपी देख के। जब मैं आरटीआई से कॉपी देख के आई, मैंने यूनाइटेड नेशन लिख दिया था, पूरा सही था मेरा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बस वो मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी नंबर किस पे कटा है, इतनी बार देखने के बाद लगा ओ गॉड, ये तो मैंने यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने उस पर लगाया निशान, तो मुझे लगा नहीं तो कॉपी चैलेंज करूंगी, 1 ही नंबर से रुक रहा है, 1 ही नंबर। आप देखो वहां पे यूनाइटेड नेशन बस मैंने कर दिया था। इट्स कॉल्ड कॉम्पिटिशन, थ्रोट कट कॉम्पिटिशन। इतना अच्छे मार्क्स होने के बावजूद 1 नंबर की वजह से मेरा वो दिन मेरा खराब था, जल्दी थी, रिवाइजन जो भी कह लो, नजर नहीं पड़ी, गलती से बाकी जगह यूनाइटेड नेशंस ही लिखा है, टीचर ने थोड़ी सी मतलब नहीं दिखाई मेहरबानी कि बाकी जगह तो बच्चे ने यूनाइटेड नेशन लिखा है, एक एब्रिविएशन में बाय मिस्टेक यूनाइटेड नेशन लिख दिया था, पूरा नंबर 1 नंबर कट गया था, और उस साल मेरा 1 नंबर से ही सिलेक्शन रुका था। ये होता है कंपटीशन, दुख ना। जब आप देख लो ये सब चीजें, जैसे जब पढ़ाते हैं तो महसूस हो जाता है कि छोटी छोटी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट, 1 1 नंबर से जब सिलेक्शन रुकता है ना, फाइनल पीटी रुकता है तो कितनी तकलीफ होती है, सोचो।
जब इंटरव्यू देख के आते हैं ना, तो हम थोड़ी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सुबह शाम मम्मी पापा पूछते हैं फोन पे, बेटा कब आ रहा है रिजल्ट, आ रहा है, अब आ गया रिजल्ट, लो हुआ ही नहीं, बड़ी तकलीफ होती है। खैर चलो, तो ये बता रहे हैं हम, जैसे अंकटाड है, यूएनडीपी है, यूनेस्को है, ये सब स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ है, ये सब पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये जो है, ये कह रहा है कि हर कंट्री, जितने भी मेंबर हैं यूएन के, हर मेंबर ज्वाइंट और सेपरेट है। ज्वाइंट मतलब जब वो असेंबली होगी, जब मीट्स होते हैं, जब मीट होंगे, अभी आप करंट पढ़ोगे आपको दिखेगा, यूनेस्को में ये, अंकटाड में ये, आईएमएफ में ये, इंटरनेशनल मॉनेटरी, तो ये इनके ज्वाइंट मीटिंग में आप मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करोगे। प्लस साथ साथ आप क्या करोगे कि जो भी इंडिविजुअल लेवल पर हम लॉज बनाएंगे, और इनके जो ऑब्जेक्ट हैं आर्टिकल 55 के, इनको अटेन करने की कोशिश करेंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं, लॉज बनाते हैं, तो वही चीज इसमें कह रहा है। तो आर्टिकल 55 और 56 दोनों पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। समझ में आया सबको? हाँ बोलो। मैम ये वोटिंग वाला मतलब समझ में नहीं आया, टोटल मेंबर 193 जनरल असेंबली के हैं या सिक्योरिटी काउंसिल के दोनों को मिला के? नहीं, देखो 193 तो पूरे मेंबर है, यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें 193 एट प्रेजेंट है। जब शुरू हुआ था तो आई थिंक 52 मेंबर थे, ठीक है, जिन्होंने एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को में साइन किया था। इसके बाद धीमे 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 लोग इसमें जुड़ते गए, तो एट प्रेजेंट 193 कंट्रीज हैं। इन 193 में, इनमें से 15 मेंबर जो हैं, जो देखिए जो मोस्ट पावरफुल है कंट्रीज, वो देखो जितने भी मेंबर होते हैं वो सब जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं, कल मैंने पढ़ाया था। 193 मेंबर है तो 193 जनरल असेंबली के मेंबर है। अब आई हमारी सिक्योरिटी काउंसिल। इस सिक्योरिटी काउंसिल में 193 में से 5 जो मोस्ट पावरफुल है, अब आप वर्ल्ड लेवल पर देखिए, रशिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, और कौन बचा, एक यूएसएसआर, रशिया। जी मैम। ये जो 5 हैं, ये 5 परमानेंट मेंबर है, इनका, इनकी जगह कोई नहीं ले रहा है। हालांकि बात कब से हो रही है कि इसको भी थोड़ा वो किया जाए, है ना, भारत की बात हो रही थी। खैर 5 परमानेंट मेंबर है। इनके अलावा जो अदर कंट्रीज हैं, हम सब छुटमुट्टे जैसे कह सकते हैं, हाँ? तो इन कंट्रीज को समय समय पर 2-2 साल के लिए मौका दिया जाता है कि हम नॉन परमानेंट मेंबर बन के रिप्रेजेंट करते हैं यूएन। ये सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं। 193 में से 5 हमेशा परमानेंट है सिक्योरिटी, क्योंकि डिसीजन वही लेते हैं हर चीज पर। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट है, 10 मेंबर ये रोटेशन से बदलते रहते हैं 2-2 साल के। अब समझ आया? मैम जनरल असेंबली के 5 मेंबर वो एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हुए, वो 5 जो मेंबर बता रहे थे आप? अच्छा, ये रिप्रेजेंटेटिव में जब देखोगे तो जनरल असेंबली में 193 मेंबर है, ठीक है। जी मैम। अब हर मेंबर के 5 रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली में हो सकते हैं, ये बोल रहा था। वोट एक ही होता है, रिप्रेजेंटेटिव 5 हो सकते जी मैम। और मैम ये 9 मेंबर इन 15 में से ही होंगे, बाकी और कंट्री से कोई मतलब नहीं है? नहीं नहीं नहीं, और से कोई मतलब नहीं, ठीक है। जी। और मैम प्रेसिडेंट भी जो चूज करा जाएगा वो इन्हीं 15 से किया जाएगा? अच्छा, जो प्रेसिडेंट चूज किया जाएगा, इसको आप अभी आगे बताएंगे, ठीक है, कि कैसे होगा, ठीक है। 20। प्रेसिडेंट, अच्छा मैम। हाँ, इसको बताएंगे आगे, जी। प्रेसिडेंट वगैरह को कैसे किया जाएगा। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई भैया? चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग 3 बजे फिर से। इतना पढ़ते रहो, साथ साथ याद करते रहो, और क्वेश्चन लगाते रहो, बस काफी है, ठीक है। 5:30 पे मुलाकात होती है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।